नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। चैनल पर वक्त है उत्तर प्रदेश की खबरों का। लखनऊ में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की जीवनी पर आधारित पुस्तक चुनौतियां मुझे पसंद हैं का विमोचन किया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम साथ में मौजूद रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उपराष्ट्रपति का आभार जताया। इसके अलावा सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, राज्यपाल की जीवनी पर आधारित पुस्तक प्रेरणादायी है और महाकुंभ में उपराष्ट्रपति की उपस्थिति ने प्रेरणा दी थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अवसर सबको मिलते हैं, कुछ बिखरते हैं और कुछ निखर जाते हैं। अनुभवी विधानसभा के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी बहुत बड़े प्रांत के उप मुख्यमंत्री हैं। अनार पटेल और संजय भाई के बारे में एक बात कहूंगा। अनार ने बहुत तरीके से अपनी मां का विवरण किया, तो मुझे एक प्रसंग याद आ गया। चलचित्र से है, अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच में एक वाद विवाद हो रहा है। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, आपके पास क्या है? तो शशि कपूर ने सशक्त तरीके से कहा, मेरे पास मां है। अनार, आपके पास ऐसी मां है जिसकी ताकत उम्र के साथ कम नहीं है। एंड द बेस्ट इज येट टू कम। परम आदरणीय कलराज जी मिश्र मेरे मार्गदर्शक रहे हैं। बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं और संवैधानिक दृष्टि से जो परिवर्तन आपने राजस्थान के राजभवन में लाए हैं, सदैव याद रहेगा। भारत के संविधान की यदि सही ज्ञान आपको लेना है कम समय में, प्रभावी तरीके से, एडमिट तरीके से, तो आपने जो वहां किया है उसका दर्शन कर लें। हमारे सामने माननीय ब्रजलाल जी कहाँ हैं? अच्छा, दिख रहे हैं। राज्यसभा के प्रखर सदस्य हैं, गृह विभाग समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बहुत बड़े लेखक हैं। I can say with pride, I am privileged to be chairman of a house where we have such gifted people like the Brajlal as members. Honorable ministers, legislators, and the most important component is bureaucracy. We have amongst us Manoj Kumar Singh, Chief Secretary, and in the audience we have from your own state, both being alumnus of IIT Kanpur, Shri Sunil Kumar Gupta, a senior IAS officer of 1987 batch, Secretary to वाइस प्रेसिडेंट। अक्सर होता है, हम शिखर को देखते हैं और ये मानते हैं कि शिखर से ही सब कुछ हो गया, लेकिन शिखर की नींव बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई है, उस मेहनत को देखने का प्रयास नहीं करते हैं। और मुझे लगता है एक कृति गांव से निकल करके कैसे इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है, यह जानने के लिए चुनौतियां मुझे स्वीकार हैं। यह अपने आप में एक नई प्रेरणा होगी हमारे नई पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने के लिए, जीवन के संघर्ष में अपना रास्ता तय करने वाली हमारी नूतन पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा होगी। आज के इस अवसर पर मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए लेखक त्रय को हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। महाकुंभ के आयोजन में उनकी उपस्थिति हमें एक नई प्रेरणा दी थी। जब मैं आमंत्रण देने के लिए, महाकुंभ के आमंत्रण देने के लिए भी गया था, तो
तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि क्या मैं महाकुंभ में तो अकेले यात्रा नहीं होती है। तो मैंने कहा आदरणीय, आपको तो पूरा देश ही आपका परिवार है और आप सब परिवार इस आयोजन में भागीदार बनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत अच्छा लगेगा। और सचमुच एक ऐसे जंक्शन में हम लोग खड़े थे उस समय, जिस समय आपका कार्यक्रम था, लेकिन बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके आपने कहा कि मैं जाऊंगा और महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बन करके उस आयोजन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में आपका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हुआ, वह कुंभ की सफलता को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन किया। बीच में एक समय आपका थोड़ा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहा, हम सब चिंतित थे, पूरा देश चिंतित था, लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया, आपके दौरे फिर से पूरे देश के अंदर प्रारंभ होने पर शुरू हो गए और उसी मजबूती के साथ, उसी बेलाग तरीके से, जैसे कि वास्तव में चुनौती उन्हें भी पसंद है और चुनौती को लेकर के जो उनका कारवां आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके प्रति अपनी शुभेच्छा भी व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे स्वस्थ और दीर्घजीवी होकर के पूरे देश का मार्गदर्शन इसी प्रकार से करते रहें। आज के इन शब्दों के साथ में अभिव्यक्ति ये अपने आप में लोकतंत्र की एक खूबी है और याद रखना, ये उपस्थिति हमें इस बात को दिखाती है, लोकतंत्र केवल तभी कुंद नहीं होता है जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात होता है। और ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संवैधानिक दायरे में होनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र तब भी कुंद होता है जब सुनने वाले लोग सुनने को तैयार नहीं होते हैं। और मुझे लगता है एक अच्छे श्रोता के रूप में आप सबकी उपस्थिति आज इस लोकतंत्र को भी, जिसकी एक माध्यम यह कृति बन रही है कि चुनौती मुझे स्वीकार है, यह लोकतंत्र की एक कृति बनने जा रही है कि लोकतंत्र में कैसे हमें शून्य से शिखर तक की यात्रा को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और दूसरी कि यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर आप सब आदरणीय राज्यपाल जी के जीवनी पर आधारित इस पुस्तक और आदरणीय मुख्य अतिथि को सुनने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आप सबका भी मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पर हुए हमले को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। ऐसे में आज संत कबीर नगर में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और इस दौरान राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मांग करते हुए कहा कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, वरना सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर मौजूदा सरकार से दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। दलित राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन अलीगढ़ में जा रहे थे। एक जो है दलित के ऊपर हत्या हुई थी, उन्हीं को देखने मिलने के लिए, परिवार को मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन ये भाजपा के लोग, ये जो करणी सेना के नाम पे जो योगी सेना जो निकली है, ये उनके ऊपर टायर सवार किया और उनका जो है जानलेवा हमला करने का काम किया और उनके घर पर भी वार करने का काम किया है। हमारा कहना यह है, जो उनके ऊपर वार किए हैं उनके ऊपर ताजराते हिंद के सारे मुकदमे लगाए जाए और इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतारा का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान अस्पताल के एक्सरे टेक्नीशियन अनुपस्थित मिले, लेकिन उपस्थिति रजिस्टर में उनकी उपस्थिति बाकायदा उनके हस्ताक्षर के साथ मिली। 7 अन्य कर्मचारी भी स्वास्थ्य केंद्र से नदारद मिले और उनके भी रजिस्टर में हस्ताक्षर थे।
जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर कटियार ने भी पूरे अप्रैल माह में केवल 4 मरीजों को अपने हाथ से देखा है। ज्यादातर मरीजों को अस्पताल के फार्मासिस्ट देखते हैं, जिनका ब्यौरा रजिस्टर में साफ तौर पर अंकित है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लापरवाह डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि इनको हटाने की तैयारी कर ली गई है। इन सभी पर विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नाम क्या है आपका? ये MOIC हमारी पतारा है, जो इम्पोर्टेंट हमारी एक CHC है, उस पर हमने निरीक्षण किया गया आज दोपहर करीब 12 बजे। यहाँ पर जो एक्सरे टेक्नीशियन के इंतजार में एक पेशेंट बैठी थी, तो उनसे पूछा गया तो उनको कह रहे हम प्रतीक्षा करें, जबकि जो एक्सरे टेक्नीशियन मिस्टर अमन वर्मा है वो आए नहीं है, सवेरे से किसी ने देखा नहीं है और आश्चर्यजनक रूप से उनकी अटेंडेंस रजिस्टर में लगी हुई है 1 मई की। जो MOIC ने भी 11:15 बजे रजिस्टर सीन किया है, उन्होंने भी ये ध्यान नहीं दिया है कि ये अटेंडेंस किसी भूत ने लगाई है या अमन वर्मा ने लगाई है या अमन वर्मा लगा के यहाँ से भाग गए हैं, जबकि पेशेंट इंतजार में है। जो एक्सरे रजिस्टर देखा गया है उसमें पूरे अप्रैल माह में ये सुविधा होते हुए मात्र 60 हुए हैं। तो प्रतिदिन का सिर्फ 2 का एक्सरे का एवरेज आ रहा है, जबकि यहाँ के पेशेंट को फिर अन्य जगह जाना पड़ जाता है। कानपुर में आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए नगर निगम शहर के नालों की सफाई के अभियान में तेजी से अंजाम देने में लग गया है। इसी क्रम में आज नगर निगम की टीम ने नगर आयुक्त के नेतृत्व में नयागंज चौराहे से सब्जी मंडी तक चलाए गए अभियान में नालों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया। इस कार्रवाई के दौरान सड़क के दोनों ओर बने फुटपाथ और सड़क पर फैली दुकानों को हटाया गया। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि जिन स्थानों पर नालों पर कब्जा पाया गया है वहां चिन्हीकरण कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही मौके पर बुलडोजर की कार्रवाई देख कब्जा धारकों में हड़कंप मच गया और उन्होंने आनन फानन में अपना सामान हटाना यहां से शुरू कर दिया। देखिए, पूरे शहर में निरंतर ये हमारा अभियान चलेगा। ये केवल 1 या 2 दिन का अभियान नहीं है। हमने पहले से ही पूरे मई माह के लिए एक रोस्टर बनाया हुआ है कि किस जोन में आज कहां पर कार्रवाई होगी। हम पहले जितने भी लोग वहां रहते हैं, चाहे वो दुकानदार हैं या घर वाले हैं, उनको सूचित करते हैं अनाउंसमेंट के माध्यम से कि कल आपके यहाँ अभियान चलाया जाएगा। काफ़ी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। हमें जन भागीदारी का सहयोग मिल रहा है और लोग खुद भी अतिक्रमण हटा रहे हैं। जहाँ पर नहीं हटाते वहाँ पर हम एनफोर्समेंट की कार्रवाई करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कानपुर में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ऐसे में फूलबाग स्थित गांधी प्रतिमा पर हुए इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं सपा विधायकों का कहना है कि सांसद रामजीलाल सुमन के निवास स्थान पर अराजक तत्वों की ओर से हमला किया गया था। इसके अलावा अलीगढ़ जाते समय उनके काफिले पर भी पथराव किया गया। इन हमलों से ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसके अलावा विरोध प्रदर्शन के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। रामजीलाल सुमन पर हुए हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे सारे ही यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं और ज्ञापन दिया जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे साथ विधायक अमिताभ वाजपेयी भी मौजूद हैं, तो इनसे भी बात करते हैं। तो सर, आज किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? ये हमारे सांसद रामजीलाल सुमन पर जिस तरीके से गुंडागर्दी के तरीके से हमला हो रहा है, धमकियां दी जा रही हैं, उनके जानलेवा प्रयास हो रहे हैं, आज उसके खिलाफ हम लोगों ने धरना दिया है। तो आखिर आप क्या चाहते हैं? इससे पहले भी उनके ऊपर उनके घर पे हमला हुआ था, अब गाड़ियों पे हमला हुआ है, तो आखिर आप लोग क्या चाहते हैं और इतनी देर से क्यों जागे? एक तो ये सेना जो बहुत बहादुर है, इसको भेज दो पाकिस्तान सीमा पे जाके वहाँ लड़े जाए कम से कम। या घर के अंदर दलितों पे अत्याचार करने के बजाय बड़े बहादुर लोग हैं, इनके बहुत तलवारें हैं, बहुत हथियार हैं, तो जाके सीमा पे लड़ें। और सरकार हमारे सांसद को सुरक्षा दे, सुरक्षा देने में नाकाम हो तो बताओ, हम लोग अपनी सुरक्षा कर लेंगे। पर हम लोग लगता है ये जो सेनाएं हैं ये धमका रही हैं, और धमका रही हैं सांसद को नहीं, धमका रही समाजवादियों को नहीं, ये उल्टा उन्हीं की पार्टी के अंदर का जो झगड़ा है उसी को सड़क बुला के अपने ही नेताओं को धमकाने का काम ये सेनाएं कर रही हैं। इस तरह की सेनाओं को पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ विधायक अमिताभ वाजपेयी जी और हमारे साथ देखिए मोहम्मद हसन रूमी भी मौजूद हैं, ये भी विधायक हैं। सर, नीचे आ जाइए थोड़ा सा। आखिर आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, लेकिन अगर हम बात करें तो कल भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के खिलाफ धरना दिया था, क्योंकि एक ऐसा पोस्टर लगाया गया था जिसमें आधा अम्बेडकर जी का था और आधा अखिलेश जी का था, और आज आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। देखिए, वो हमारे पार्टी के किसी कार्यकर्ता के अति उत्साह में लगाया गया वो पोस्टर था, जिसके लिए जो बात उसके लिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को जो कहनी थी वो कह दी। अब आज हम लोग जो धरना लेकर बैठे हैं कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद आदरणीय रामजीलाल सुमन जी
को जिस तरीके से उनकी जान से मारने की धमकी, उनके खिलाफ जो माहौल बनाया जा रहा है, निश्चित रूप में हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं, सारे समाजवादी इकट्ठा हुए हैं और हम लोग उनके खिलाफ यहाँ पर उनके जितने भी उनके खिलाफ जो करनी सेना के तथाकथित लोग जो हैं वो जब आंदोलन की बात कर रहे हैं तो हम उससे बड़ा आंदोलन खड़ा कर देते हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब आगरे गए थे तो करनी सेना का एक भी सिपाही कहीं दिखा नहीं। पूरे आगरे में समाजवादियों की एक एक जगह लाल टोपी दिख रही थी, अब कहीं पर भी नहीं है। तो अब भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी और हमारे विपक्ष के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, उनसे इतना भयभीत है कि उनके खिलाफ धरना दे रही। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि विपक्ष में रह के अगर किसी देश में किसी की ताकत है तो किसी और की नहीं, वो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की है, जिनके पीडीए के आह्वान पर, जिनके पीडीए से डर कर अभी पिछले दिनों इन्होंने जाति जनगणना का जो ऐलान किया है। ये जहाँ तक जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो ये राहुल गांधी भी श्रेय ले रहे हैं, उनके बयान भी सामने आ रहे हैं कि ये राहुल गांधी ने संसद में आवाज़ उठाई थी, उसकी वजह से जाति जनगणना की जाती है। देखिए, मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा। मैं ये जानता हूं कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए, जब से पीडीए बनाया और पीडीए लामबंद हुआ और पीडीए एकजुट हुआ तो 2024 में जो पीडीए ने परफॉर्मेंस दिखाया वो सबको मालूम है। उत्तर प्रदेश में 37 सीट जीतकर और 6 सीटें हमारे सहयोगी दल को जिताकर जिस तरीके से पीडीए मजबूत हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास अब कोई विकल्प नहीं है कि जाति जनगणना का केवल ऐलान करना। और अभी हमारा संघर्ष और चलेगा, क्योंकि ऐलान से हम सिर्फ सहमत नहीं हैं। हम जब तक तारीख नहीं जान लेंगे, क्योंकि बिहार के चुनाव नज़दीक हैं, बिहार के चुनाव को देखते हुए इन्होंने ये जाति जनगणना का ऐलान किया है, जबकि अभी फौरी तौर पर हमें ज़रूरत है उन आतंकवादियों को, जिन आतंकवादियों ने कश्मीर में जो 26 देश के नागरिकों को जिस तरीके से उन्होंने मारा है, पहले हमें उनकी ज़रूरत थी कि उनकी गिरफ्तारी, उनके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन चूंकि बिहार का चुनाव इनके लिए चुनाव ज़्यादा जरूर है, इनके लिए राजनीति बहुत ज़रूरी है, तो इन्होंने पहले अपना वो काम देखा जिसमें बिहार का चुनाव का लाभ मिले। तो इसलिए जाति जनगणना का केवल ऐलान तक हम नहीं ठंडे बैठेंगे, जब तक इसकी तारीख नहीं बता देंगे, जब तक हम पीडीए को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को घुटनों पर नहीं ला देंगे, जब तक ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। क्या लगता है करनी सेना जिस तरीके से एक सांसद के ऊपर लगातार हमले कर रही, तो क्या लगता है आपको कानून व्यवस्था के बारे में? कानून व्यवस्था कहाँ है? खुलेआम इनके लोग जात को, धर्म को लेकर वीडियो पे, सोशल मीडिया पे गाली बक रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है? कानून नाम का अगर कहीं कोई चीज़ होती तो आज इतने सोशल मीडिया पे अकाउंट्स में देश को बांटने वाली ताकतें लगातार पोस्ट डाल रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सोशल मीडिया में देश को कमज़ोर करने वाली ताकतें हावी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बांटो और राज करो, इस पे यकीन रखती है। तो अब बांटो और काटो की कहाँ राजनीति रही? अब तो जो है बाकायदा जो है जाति जनगणना हो रही है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बात तो ये करेंगे और जब इनके ऊपर आ जाएगी तो बांटो काटो पे आ जाएंगे। देखिए ये थे देखिए हमारे साथ विधायक मोहम्मद हसन रूमी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि एक सांसद के ऊपर जो है जिस तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है ये बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। वहीं उन्होंने जाति जनगणना पे कहा कि हमारा ये जो पीडीए की आवाज़ थी वो जाति जनगणना की बात थी, तो इसी वजह से ये जाति जनगणना कराई जा रही है। मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से अगर जहाँ पर पहलगाम में जो हमला हुआ था पहले उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत थी, बल्कि इनकी नज़र में चुनाव है, इसी वजह से ये जाति जनगणना करवाई जा रही है। कैमरा पर्सन शशांक शुक्ला के साथ इब्ने हसन जैदी, HNN न्यूज़ कानपुर। उधर संभल में सपा सांसद रामजिलाल सुमन के काफिले पर हुए हमले के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी डिप्टी कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें उन्होंने सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और सरकार पर दलित विरोधी सरकार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के राज्य में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। सपा सांसद पर हुए हमले को लेकर यह विरोध है और सपा कार्यकर्ताओं ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, सरकार की बर्खास्ती की यहां पर मांग की है। ने कह दिया है कि जब तक दलितों को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको आगे बढ़ाकर अच्छी शिक्षा और उनको अच्छे स्थान नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये तो लोग घड़ी आए आंसू बहाते हैं, इनके पास करने को कुछ नहीं, ये तो हिंदू मुसलमान करने की राजनीति करते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी और हमारा गठबंधन जो है सबने मिलकर इतना जोर लगाया है, इतना प्रेशर डाला, उसके प्रेशर के दबाव में आकर ये। उत्तर प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।